हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही और होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे अपने जो DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 2018 में जो मैंने खुद दिया था वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब तक जो है सेक्शन ए में जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है, जिसमें कि नेचुरल साइंस का जो कोर सब्जेक्ट पार्ट है उसके मैं 80 क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोग उसे देख सकते हैं, उसे देखिए और उससे हेल्प लीजिए। और आज मैं 20 क्वेश्चन जो लास्ट के बचे हुए हैं वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और इसके अलावा मेरे चैनल पे TGT PGT बायोलॉजी का जितना भी लेक्चर है, जो भी एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम जो यूपी का है उसके भी लिए भी बायोलॉजी के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और उसे और वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन 1 है वो है 2 point masses m and 4m are separated by a distance d. Find the distance of null point from m। तो देखिए फ्रेंड, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये और इसमें ये बता रहे हैं कि जो 2 पॉइंट मास है, जो एक मास m है और दूसरा है 4m, और ये एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। और जो बताना है कि ये जो डिस्टेंस है उसमें जो नल पॉइंट है m से, यानी कि जो m मास है उससे नल पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो देख लेते हैं। उसका ऑप्शन 1 है d/3, ऑप्शन 2 d/4, ऑप्शन 3 है 2d/3 और जो फोर्थ वाला था वो है d/2। तो फर्स्ट वाला ही आप देख रहे हैं कि ये करेक्ट हो चुका है और हम लोग को यहाँ पे टाइप फाउंड आउट करने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस फील्ड से, सेक्शन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला देख लिया है कि ये जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो चुका है, d/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो d/3 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A man is standing at certain distance from a big fort wall, fires a bullet and listens the echo after 2 seconds। कह रहे हैं कि जो एक मैन है और वो एक डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी सी फोर्ट की वॉल है, उससे एक किसी सर्टेन दूरी पे डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और उसके बाद जो है एक बुलेट फायर होती है जिसकी इको वो 2 सेकेंड के बाद सुनता है। फिर आगे है नाउ द मैन, नाउ एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेती हूँ तब बताती हूँ। ओके, नाउ द मैन वॉक्स 85 मीटर टूवर्ड्स द वॉल एंड फायर्स अनदर बुलेट एंड लिसन्स इट्स इको आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये पूछा जा रहा है कि अब वो जो आदमी है, मैन है, वो वॉल की तरफ जहाँ पे वो पहले खड़ा था जितनी डिस्टेंस पे, अब उससे 85 मीटर्स की डिस्टेंस और आगे बढ़ता है और फिर दूसरी बुलेट फायर करता है। अब उसकी इको ये 1.5 सेकेंड के बाद सुनता है। तो अब आपको बतानी है कि जो इस साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब हवा में साउंड की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका ऑप्शन वो है 300 मीटर पर सेकेंड, 2 170 मीटर पर सेकेंड, 3 340 मीटर पर सेकेंड एंड 4 330 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास 3 ऑप्शन है वो आपके सामने है, वो करेक्ट हो चुका है 340 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर को मैच करिएगा तो 340 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, एन आइसबर्ग of volume 1 meter cube is floating on the surface of water. Density of ice is 0.9 gram per meter cube and density of water is 1 gram per centimeter cube. Find the mass of the stone that should be placed on the iceberg so that it just sinks completely. क्वेश्चन को समझिए क्या कहा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये एक आइसबर्ग है जिसका वॉल्यूम, आयतन है जिसका 1 मीटर क्यूब और वो पानी के सरफेस पर तैर रहा है।
फिर कह रहे हैं कि जो आइस या बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब है, और पानी का जो घनत्व है या डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको क्या पता करना है, इसमें पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ स्टोन। अब वो जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसका मास पता करना है जिसको आप आइसबर्ग के ऊपर प्लेस करेंगे या रखेंगे और वो आइसबर्ग पूरी तरीके से डूब जाएगा। इस भार का, इस मास का आपको एक स्टोन बताना है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 100 किलोग्राम, और यही सही हो गया है। हमारा जो पहला ऑप्शन है 100 किलोग्राम का आपको एक स्टोन उस आइसबर्ग के ऊपर रखना होगा जिससे वो पूरा पूरा डूब जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, 100 ग्राम है, फिर 3 है 10 ग्राम एंड 4 है 10 किलोग्राम। लेकिन हमारे पास पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, बाकी तीनों जो अदर ऑप्शन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला फ्रेंड। फोर्थ देखते हैं, मास ऑफ द सर्कुलर रिंग इज m एंड इट्स रेडियस इज r, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये पूछा जा रहा है कि एक रिंग है, सर्कुलर है, जो उसका मास है m और उसकी रेडियस r है। अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, रिंग के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 है -2gm/r, 2 -gm/2r, थर्ड है -gm/r एंड फोर्थ है 0r। तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं फ्रेंड। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज d1 एंड d2 आर मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द डेंसिटीज ऑफ द मिक्सचर। दो लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी या घनत्व d1 और d2 हैं, इनको इक्वल वॉल्यूम में बराबर आयतन इसके मिक्स कर दिए गए हैं। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। उसके बाद अब डेंसिटी जो है मिक्सचर में की क्या डेंसिटी होगी ये बतानी है, क्या घनत्व होगा। ऑप्शन एक है जो है हमारे पास वो है d1 d2/d1 प्लस d2, 2 है d1 प्लस d2/2, फिर 3 है हमारे पास 2d1 d2/d1 प्लस d2 एंड फोर्थ है d2 d1/d2 प्लस d1। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, d1 प्लस d2/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब हमारे पास कौन सा आ गया है, अब हमारे पास सिक्स्थ है। यहाँ पे मैं जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही स्मॉल फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। तो नाउ हमारे पास जो सिक्स्थ है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u। एक बॉडी है, कोई भी एक चीज़ है, उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो u है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज़ एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। और आपको वो स्पीड बतानी है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे पर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। आंसर 1 है हमारे पास u/2√2, आंसर 2 u/4, आंसर 3 u/√2 एंड 4 है ऑप्शन u/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है आप देख रहे हैं u/√2, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो इसी स्पीड से फेंकेगा। ठीक है, नाउ 7 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th है, अ शेल एट रेस्ट ऑफ मास m एक्सप्लोड्स इन 3 pieces whose masses are in the ratio of 1:1:2। ये कहा जा रहा है कि एक शेल है जो रेस्ट में है, उसका मास है m, और जब वो एक्सप्लोड करता है, टूट जाता है, तो 3 पीसेज में टूटता है, जिसका जो मास है, हर एक पीस का, टुकड़े का एक मास होगा, और वो उसका जो रेशियो है तीनों का वो है 1:1:2। चलिए आगे है, देखते हैं। द 2 pieces ऑफ इक्वल masses मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ईच विद अ स्पीड v। फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब कह रहे हैं उसमें से जो 2 इक्वल मास हैं वो एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अब आपको बतानी है कि इस पूरे प्रोसेस में, प्रक्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज्ड हुई है।
तो ऑप्शन है हमारे पास 1 9/32 mv² एंड ऑप्शन 2 है mv², ऑप्शन 3 है 3/8 mv² एंड 4 है 1/2 mv²। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। देखिए आपके सामने जो है 3/8 mv²। चलिए एट्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ है हमारे पास एन ओपन टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 1 मीटर। फाइंड द प्रेशर एट एन ओपन टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम और टैंक। तो अब आपको बताना है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू दे रखी है। 1 एटम इज इक्वल टू 1 × 10⁵ PA यानी पास्कल एंड G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि एक ओपन टैंक है जो पानी से फिल है और उसकी जो हाइट है जहाँ तक वो भरा हुआ है वो 1 मीटर है। अब आपको प्रेशर पता करना है। एन ओपन टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट 1 मीटर। तो अब यहाँ पे प्रेशर जो है, फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम और द टैंक। अब बॉटम पर टैंक या फिर टैंक का आपको प्रेशर पता करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो है यहाँ पे 1 वाला 2 × 10⁵ पास्कल, 2.1 × 10⁵ पास्कल, 3 1.1 × 10⁵ पास्कल एंड 4 1 × 10⁻³ पास्कल। तो 1.1 × 10⁻³ पास्कल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th है हमारे पास अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। एक रॉड है जिसका मास m है और उसकी लेंथ l है, वो वर्टिकली किसी रिजिड सपोर्ट से टंगी हुई है। अब यहाँ पे द रॉड इज लिफ्टेड सच दैट इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। और रॉड इस तरीके से लिफ्ट हुई है कि वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द रॉड। तो रॉड को लिफ्ट करने में कितना कार्य हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है mgl/8, ऑप्शन 2 है mgl/2, ऑप्शन 3 mgl/4 एंड ऑप्शन 4 mgl। तो यहाँ पे फ्रेंड mgl/4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला। 10th है हमारे सामने the velocity of sound in air depends on the absolute temperature as v is directly proportional to t की पावर x, then x is equal to। अब कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो एयर पे डिपेंड करती है। इस तरीके से डिपेंड करती है कि जो वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर t की पावर x है। तो आपको बताना है कि x क्या है। ऑप्शन 1 है 1, 2 है 1/2 एंड 3 है 1/4 एंड 4 है 2। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, 1/2। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने देखिए एक क्वेश्चन और है 11th वाला। इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। अब कह रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी एटमॉस्फेयर की जो है वो क्या कहलाती है। 1 है जियोलॉजी, 2 सोशियोलॉजी, 3 थियोलॉजी एंड 4 है मटेरियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मटेरियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड अब आगे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पे देख लेते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द लिस्ट बिलो। वन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन रिलेवेंट टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एम्फसाइज्ड बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। 1 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, 2 साइंस एजुकेशन, 3 इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, 4 इंक्लूडिंग आर्ट इन एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है। एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ द वन दैट इज़ डिज़ाइंड टिपिकली फॉर। कह रहे हैं कि जो इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है जो डिज़ाइन किया जाता है वो टिपिकली किस लिए होता है। ऑप्शन 1 दैट
ग्रेड एंड एज ग्रुप ऑफ लर्नर की मतलब कि जिस एज का बच्चा है जिस ग्रुप का बच्चा है, जो एज ग्रुप एक साथ आप रखेंगे तो उसके लिए किया जाता है। या फिर 2 है द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी या किसी डिसेबिलिटी के लिए, 3 है द स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड 4 है द स्पेसिफाइड टारगेट। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि दैट ग्रेड, कि जिस क्लास में बच्चा है एंड एज ग्रुप ऑफ लर्नर्स, और जो लर्नर्स की एज ग्रुप है वो बिल्कुल रिलेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, जो फर्स्ट ग्रेड में है, उसके लिए जो करिकुलम या फिर जो उसका सिलेबस है वो 5th ग्रेड के अकॉर्डिंग बना दिया गया या नर्सरी का बना दिया गया तो भी सूटेबल नहीं होगा। तो इस पे ही ज़्यादा एम्फेसाइज भी किया गया है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस एंड कंक्लूजन आर derived from certain fundamental assumptions. Which of the following best describes this feature of mathematics as stated by Mario Pierre? तो अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट जो है वो हमारा एजम्पटिव कंक्लूजन सिस्टम, 2 है एजम्पटिव इंडक्टिव सिस्टम, 3 है हाइपोथेटिको डिडक्टिव सिस्टम। तो हमारे पास जो थर्ड वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव सिस्टम। एंड फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग है, हाइपोथेटिको इंडक्टिव सिस्टम। नाउ 14th के बाद आगे देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है, टीचर हैज़ कम प्रिपेयर्ड विद कलर्स, ब्रश, easel and old magazines. Which form of art would she probably incorporate into the lesson? कह रहे हैं कि एक टीचर है वो अपनी क्लास में आती है जिसके पास कलर्स हैं, ब्रश हैं, ईजल है एंड ओल्ड मैगजीन्स हैं, तो वो इनमें से किस लेसन के लिए प्रिपेयर होकर के आती है, वो आर्ट का किस फॉर्म को पढ़ाना चाहती है, इनकॉर्पोरेट करना चाहती है अपनी टीचिंग में। तो ऑप्शन हमारे पास 1 है विजुअल्स, 2 है म्यूज़िक एंड डांस, 3 है परफॉर्मिंग एंड 4 है थिएटर। तो आपको पता है कि ये जो सारी चीज़ें यूज़ होंगी वो विजुअल्स के लिए यूज़ होंगी, म्यूज़िक एंड डांस के लिए नहीं होगी, परफॉर्मिंग एंड थिएटर ये तीनों ही रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है 16, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। व्हेन अ चाइल्ड अप्लाइज द नॉलेज ऑफ एडिशन लर्नड थ्रू beads on addition with sticks, the learning transferred to as referred to as। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है कोई, अब जब वो एडिशन करता है, जैसे कि मान लीजिए जब आप अबैकस का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वो बीड्स के थ्रू लर्न करते हैं। 1 बीड पे 1 नंबर, 2 बीड्स पे 2 नंबर्स, 3 पे 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नॉलेज ऑफ एडिशन लर्न थ्रू बीड्स ऑन एडिशन विद स्टिक्स का यूज़ करके, तो इस तरह की जो लर्निंग है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने 1 निगेटिव ट्रांसफ़र, 2 लेटरल ट्रांसफ़र, 3 ज़ीरो ट्रांसफ़र एंड जो 4 है वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह की जो लर्निंग है वो लेटरल ट्रांसफ़र में होती है। तो 16th का हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब हमारे सामने 17th क्वेश्चन है। एज पर सेकेंडरी कमीशन रिपोर्ट 1952 रिकमेंडिंग इलास्टिसिटी इन द करिकुलम रिलेट्स टू द विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बहुत सारे कमीशंस आए गए हैं और इसमें से एक कमीशन है जो सेकेंडरी कमीशन रिपोर्ट आई थी 1952 में। तो उसमें कहा गया था कि जो करिकुलम बनेगा बच्चों के लिए उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए और चीज़ों को टाइम के साथ साथ या बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड करना है, तो उसको इलास्टिक बनाना है। तो ये जो प्रिंसिपल है करिकुलम डेवलपमेंट का, ये जो है किसको रिलेट करता है। ऑप्शन 1 प्रिंसिपल ऑफ लीजर, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, 3 प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड 4 है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए इलास्टिसिटी टर्म भी दिया हुआ है और ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी यानी कि 2 जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 18th क्वेश्चन है यहाँ पे। 18th है मैटरनल मोर्टालिटी रिफर्स टू। मैटरनल मोर्टालिटी किसको क्या रिफ़र करती है। ऑप्शन 1 डेथ ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर बच्चे के जन्म के समय अगर उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं और यही ऑप्शन करेक्ट हो गया है। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं, डेथ ऑफ चाइल्ड इन द वूम्ब।
कि बच्चे की वूम में ही या यूट्रस में ही जब डेथ हो जाती है। फिर थर्ड है डेथ ऑफ द बोथ मदर एंड चाइल्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि बच्चा और माँ दोनों ही डेथ हो जाते हैं। और फोर्थ है डेथ ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, या जन्म के समय बच्चा मर जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 19th वाला, मोर कंसेप्ट्स पर सेंटेंस एंड पैराग्राफ देन एनी अदर आर फाउंड इन टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दी सब्जेक्ट। मोर कंसेप्ट्स पर सेंटेंस मतलब कि हर एक सेंटेंस पे आपको ज़्यादा कंसेप्ट करना, और जो पैराग्राफ है देन एनी अदर आर फाउंड इन टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है हिस्ट्री 1 है, 2 है सोशल स्टडी, 3 है पॉलिटिकल साइंस एंड 4 है मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसेप्चुअल है। नाउ 20 हमारे पास है स्कूल रेडीनेस, which is an important component in the ICD's early childhood care education initiative hold it roots in the law of readiness proposed by which of the following learning theories। नंबर 1, अब यहाँ पे है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। तो आपने थॉर्नडाइक्स के लॉज 3 लॉज जो मेन है वो पता ही होंगे, जिसमें कि वो कहते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो होता है तत्परता, यानी कि बच्चा जब खुद तत्पर होगा, रेडी होगा स्कूल जाने के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होगा, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा लर्न करेगा। नाउ 2 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, ये गलत है। फिर 3 जेस्टॉल्ट थ्योरी भी गलत है, और 4 ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड भी गलत है। तो फ्रेंड ये देखिए ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे नेचुरल साइंस का जो कोर आपका सब्जेक्ट था वो बिल्कुल एंड हो चुका है। फ्रेंड आप लोग इसको देखिएगा और इससे हेल्प लीजिएगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब को, और सेफ रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।